साथियों, गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये अध्याय 2 है, ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, ये सीटेट पेपर 2 के लिए स्पेशल है, ज्योग्राफी का। ठीक है, चलिए पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये चैप्टर से 2-3 प्रश्न प्रत्येक साल पूछा ही जाता है, जो कि सौरमंडल, स्थलमंडल, चंद्रमा और पृथ्वी पर आधारित होते हैं और ये सीटेट की दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या कहते हैं, देखिए यहाँ से। इस बार भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, यहीं से पूछा गया, देख लीजिए। ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्रग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल। ठीक है, यही चीज़ पूछा गया था इस बार 2024 में भी, 21 फरवरी को और 21 जनवरी को। ठीक है, देखिए अब यहाँ से डिस्कस करते हैं। यहाँ से थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखिए क्या है, सौरमंडल या सौरतंत्र। ठीक है, सूर्य एवं, देखिए यहाँ से देखिए, सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले कितने ग्रह है? 8 ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है, उल्काएं एवं क्षुद्रग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। देखिए, सूर्य जो कि सौरमंडल का जन्मदाता है, एक तारा है। क्या है? सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक चीज़ देखिए, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित एक चमकीला तारा है। इसको आप एक बार पॉइंट में नोट करते रहिए। ठीक, आगे चलते हैं। आगे यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सूर्य के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सूर्य क्या है? एक विशाल तारा है तथा हमारे सौरमंडल का केंद्र है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। और चलते हैं, आगे चलते हैं। जो मेन पॉइंट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, पृथ्वी पर जीवन का विकास सौर ऊर्जा के कारण ही संभव हुआ। ठीक है, किसके कारण संभव हुआ? सौर ऊर्जा के कारण। और तथा अत्यधिक ताप तथा दाब के कारण सूर्य में नाभ की संलयन क्रिया होती है, जिसमें कितना क्या हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितना है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। आप अप्रॉक्स में 15 करोड़ किलोमीटर याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं मेन पॉइंट। सूर्य का बाहरीतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, कोरोना कहलाता है। ठीक है, इस पर भी प्रश्न बनता है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं ग्रह के बारे में। देखिए, जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है और जो दूसरे प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, अभी जो वर्तमान में है, कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। और जो हुआ 2006 में प्लेटो को ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, इसका एक ट्रिक है, ये जो बुध शुक्र वाला एक ट्रिक है। जैसे आप बुध से स्टार्ट कीजिए और बीच में एक छोड़ दीजिए। देखिए, बुध बृहस्पति को हटा दीजिए, उसके बाद शुक्र होता है, फिर क्या होता है? शनि को हटा दीजिए, रविवार, तो रवि की जगह आप क्या यूज कीजिए? पृथ्वी को। ठीक है, फिर क्या कीजिए? सोम हटा दीजिए, मंगल हुआ, फिर मंगल हटा दीजिए, बुध हटा दीजिए, बृहस्पति हुआ, फिर बृहस्पति हटा दीजिए, शुक्र हटा दीजिए, शनिवार हुआ। इस तरह से आप पूरा याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं बुध के बारे में। देखिए, मेन पॉइंट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बुध को इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है। और एक चीज यहाँ देखिए, ये सूर्य का निकटतम है। क्या है? निकटतम। यहाँ तक क्लियर हो गया। निकटतम है, सूर्य से सबसे निकट में है यही बुध। ठीक है, ये भी पूछेगा जो सूर्य से निकटतम तारा कौन सा है, तो वो होगा ग्रह बुध। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जो कि सौरमंडल का सबसे छोटा भी है ना, सबसे छोटा। आगे चलते हैं। देखिए, बुध पर वायुमंडल का अभाव है। इस कारण क्या होता है? दिन के समय सर्वाधिक गर्मी और रात के समय सर्वाधिक ठंडी। सबसे मेन पॉइंट बात यहाँ नोट करने वाली बात है, बुध जो है सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लगता है, केवल 88 दिन में। ठीक है, और एक चीज़ और नोट कीजिए, बुध के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसलिए यहाँ क्या होता है? इस कारण यहाँ ग्रहण नहीं लगता है। ठीक है, उपग्रह है ही नहीं तो ग्रहण कैसे लगेगा? आगे चलते हैं, शुक्र में देखते हैं। ठीक है, शुक्र में हम देखते हैं। देखिए, शुक्र जो है सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में करता है और बुध के तरह शुक्र के पास भी उपग्रह नहीं है। तो ऐसा पूछेगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास उपग्रह नहीं है, तो वो याद रखेगा बुध और शुक्र। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखिए, शुक्र जो है सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। ठीक है, कौन सी दिशा में करते हैं? पूर्व से पश्चिम दिशा में। ठीक है, और जो शुक्र ग्रह के पास वायुमंडल उपस्थित नहीं है, जिसमें वायुमंडल उपस्थित है। ठीक है, उपस्थित नहीं है मतलब यहाँ उपस्थित है, जिसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रधानता होती है। आगे चलते हैं शुक्र में। देखिए, सूर्य तथा चंद्रमा के बाद यह पृथ्वी से, देखिए इसको सबसे चमकीला भी कहा जाता है। किसको? शुक्र को। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, जो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो होगा बुध, शुक्र। ठीक है, और इसे पृथ्वी का, इसको नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में। ठीक है, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है तथा शाम का तारा और सुबह का तारा भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। देखिए, पृथ्वी के बारे में देखते हैं। ठीक है, यह जो है सूर्य से दूरी क्रम में तीसरा है। कौन से ग्रह है? तीसरा है, और सभी ग्रहों में आकार में 5वां स्थान रखता है। ठीक है, और ये जो है शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं मंगल ग्रह पे। मंगल के बारे में देखिए, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मार्स कहा जाता है। और इसका नामकरण जो है रोमन युद्ध के देवता के नाम पर किया गया है। इसमें देखिए, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह कौन सी कलर में दिखाई देता है? लाल में दिखाई, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग एकदम अच्छे से देखिए, उससे क्या होगा? पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ और चीज़ देखिए, मंगल ग्रह के वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। पृथ्वी के अतिरिक्त यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। इसमें क्या है? जीवन की संभावना है
और इस पर क्या है, जल की उपस्थिति का पता भी चला है। देखिए इसके दो उपग्रह है, कौन कौन है, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह कितना उपग्रह है, 2 उपग्रह है, ठीक है। यहाँ देखिए डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। कौन है, निक्स ओलंपिया, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, ठीक है। ये चीज एक पॉइंट करने वाली बात है, मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। सोच सकते हैं कितना ऊंचा होगा, ठीक है। अब आते हैं बृहस्पति पे, जिसको इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है, और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तथा यह सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्षों में पूरा करता है। यहाँ तक देखिए ये अपने अक्ष पे सबसे कम समय में एक चक्कर लगाता है। कितने घंटे में, केवल 9 घंटा में। और देखिए बृहस्पति, देखिए अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा तो मंगल के पास है। और अभी बृहस्पति के बारे में पूछ रहे हैं तो बृहस्पति का उपग्रह कितना है, 63। कितना है, 63 है। और ये जो गैनीमीड है उपग्रह बृहस्पति का ही नहीं, वरुण सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। और देखिए आगे चलते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन और अमोनिया गैस पाई जाती है। बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है। इसके पास रेडियो तरंग, जिसके कारण सारा तारा एवं ग्रह का गुण पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं शनि के पास। देखिए शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरा करता है। और एक चीज यहाँ पूछा जाता है, किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है, तो वो है शनि, ठीक है। ये वलय अत्यंत छोटे कण बर्फ आदि के बने होते हैं। देखिए है ना, बोले थे ना शनि के पास, तो यहाँ उपग्रह होगा, क्या होगा, उपग्रह, ठीक है। शनि के पास सर्वाधिक उपग्रह है, 82 है। इसमें क्या है, टाइटन उपग्रह सबसे बड़ा है, ठीक है। यहाँ कितना, यही पूछेगा टाइटन उपग्रह कौन से ग्रह का है, तो वो होगा शनि ग्रह, ठीक है। इसके पास सबसे ज्यादा होता है 82 उपग्रह, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। शनि के निर्माण में गैसों का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कारण इसका घनत्व पानी से कम है। शनि के वायुमंडल में बृहस्पति की तरह हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन की अमोनिया पाई जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अरुण में। देखिए अरुण ग्रह की खोज कब हुआ था, 1781 में। किसने किया था, हर्शेल द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो है अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितना वर्ष में पूरा करता है, 84 वर्ष में पूरा किया जाता है। अरुण ग्रह भी शुक्र की भांति सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। इस कारण इन दोनों ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में तथा सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अरुण के वायुमंडल में शनि के वायुमंडल के समान गैसें पाई जाती है। अरुण में भी चारों ओर धूलकण का वलय होता है, ठीक है। अब चलते हैं वरुण के बारे में। वरुण ग्रह की खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाले ने की थी। यह 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। देखिए वरुण के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसें विद्यमान है। वरुण के पास 13 उपग्रह है, जिसमें टाइटन वो मेरिट प्रमुख है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आज सप्तऋषि के बारे में तारामंडल। देखिए बिग बियर को अर्सा मेजर तथा ग्रेट बियर भी कहते हैं, ठीक है। इसका अर्थ है बड़ा भालू होता है, ठीक है। हिंदी में देखिए, हाँ यहाँ देखिए, हिंदी में इसे सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है। यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखने वाला एक तारामंडल है। इसे 7 तारों के समूह के रूप में देखा जाता है। इसमें 4 तारे चौकोरे तथा 3 तिरछी में रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं पृथ्वी के बारे में। देखिए पृथ्वी क्या है, वायुमंडल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। जल की उपलब्धता होने के कारण, देखिए यहाँ से पॉइंट कीजिए, जल की उपलब्धता होने के कारण इसे कौन से ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन पाया जाता है, मतलब ऑक्सीजन पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसकी गति के बारे में। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, ठीक है। जिसके कारण वह सतह से कितना कोण बनाती है, 66 डिग्री का कोण बनाती है। और इसे 2 भागों में, गतियों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन सी गति है, देखते हैं। एक है घूर्णन गति, ठीक है। देखिए पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्टू की भांति घूमती है, जिसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी कारण क्या है, ये जो घूमता है, इसी कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। और आगे एक चीज़ और याद रखिए, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। और दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट, परिक्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिन तथा 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। यह जो अतिरिक्त 6 घंटे चौथे वर्ष में 1 दिन की वृद्धि करते हैं, जिससे क्या होता है, लीप ईयर्स का होता है, 366 दिन होता है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण कहते हैं। इससे ऋतु परिवर्तन भी होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। यहाँ पे पृथ्वी पर कर्क व विषुवत वृत्त के मध्य सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधी ऊपर चमकता है। देखिए पृथ्वी जो है कर्क और विषुवत वृत्त के मध्य सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार कब सीधी ऊपर चमकता है, यहाँ इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। विषुवत के दिन सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में, एक क्रस्ट, मेंटल तथा कोर में बांटा गया है। इसका विवरण निम्नलिखित है। क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, भूप्रपट्टी। देखिए भूप्रपट्टी जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी संरचना है। कौन सी संरचना है, सबसे ऊपरी। इसकी मोटाई जो है 100 किलोमीटर मानी जाती है। यह पृथ्वी के कुल आयतन के 1% से भी कम भाग का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। भूप्रपट्टी घनत्व अन्य दोनों सतहों से काफी कम होता है। देखिए भूप्रपट्टी हल्के तत्वों से बनी होती है, जिसमें सिलिका तथा एल्युमिनियम की प्रधानता होती है।
इस कारण इसे क्या कहा जाता है, सियाल भी कहा जाता है। किसको, क्रस्ट को, या आप बोल सकते हैं भूपट्टी को क्या कहा जाता है, सियाल कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है सिलिका तथा एल्युमिनियम की प्रधानता होती है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए भूपट्टी को घनत्व के आधार पर दो भागों में बांटा गया, एक ऊपरी भूपट्टी तथा निचली भूपट्टी। अब चलते हैं मेटल के बारे में समझते हैं। तब तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए मेटल क्या है, भूपट्टी के नीचे तथा कोर के ऊपर मेटल संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मेटल संरचना पाई जाती है। यहाँ तक क्लियर है। इसका विस्तार जो है 100 किलोमीटर से लेकर 1900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। ठीक है, घनत्व के आधार पर मेटल को दो भागों में बांटा जाता है, निचले मेटल का घनत्व तथा ऊपरी मेटल से अधिक होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, मेटल हो गया। मेटल में सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। ठीक है, इस कारण इसे सीमा SI+Mg भी कहा जाता है। मेटल का आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% एवं द्रव्यमान 68% होता है। यहाँ ठीक है, मेटल के बारे में समझ गए। अब आगे चलते हैं कोर के बारे में। देखिए यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना होती है। कौन सी संरचना होती है, आंतरिक। इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर 6400 किलोमीटर तक, इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट देखते हैं, कोर का निर्माण जो है भारी तत्वों से हुआ है। कोर में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है, इस कारण इसे निफे भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट देखते हैं, कोर का आयतन पृथ्वी कुल आयतन का 16% है। घनत्व के आधार पर कोर को आंतरिक कोर तथा बाहरी कोर में विभाजित किया गया है। ठीक है, आंतरिक कोर और बाहरी कोर में विभाजित किया गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं, देखिए इसके साथ ही अभ्यास पत्र है, उसके बाद सीटेट का प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, आप लोग अच्छे से थ्योरी देखिए, पहले कंप्लीट थ्योरी देखिए, उसके बाद अभ्यास सेट लगाइएगा, इसी में है बाद में। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं पृथ्वी का प्रमुख मंडल। देखिए प्रमुख मंडल में कौन कौन सा है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है एवं जल मंडल है। देखिए स्थल मंडल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पृथ्वी की सतह का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। और वायु परतें, यहाँ से देखिए वायु परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जैसे गैसें पाई जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, जल पृथ्वी की सतह के बड़े भाग को पाया जाता है, इस कारण क्या है, इस आच्छादित क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जैसे बर्फ, जलवाष्प और जल। इसके अतिरिक्त जीव मंडल पृथ्वी की सतह पर मौजूद वो सीमित क्षेत्र है जहाँ जमीन, जल और वायु संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे, स्थल मंडल के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए पृथ्वी के ठोस भागों को क्या कहा जाता है, स्थल मंडल। क्या कहा जाता है, स्थल मंडल। ठोस भागों को पहाड़, पठार तथा घाटियां मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। पहाड़, पठार तथा घाटियां मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत पृथ्वी के कष्ट भाग में पाई जाने वाली चट्टान तथा पृथ्वी के स्तर पर पाई जाने वाली मृदा की पतली परत आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पोषक तत्वों की प्रधानता होती है, मृदा का यह स्तर। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। और इस मंडल में खनिज संपदा की उपस्थिति भी पाई जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, देखिए पृथ्वी की सतह को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। वृहद, यहाँ एक सेकंड, वृहद भूखंड जिसे महाद्वीप कहते हैं तथा वृहद जल क्षेत्र जिसे महासागर बेसिन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको छोटा कर देता हूँ, जिसे क्या कहा जाता है, बेसिन। देखिए वृहद जल क्षेत्र जिसे महासागर बेसिन कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं तथा पृथ्वी का 97%, इसको आप नोट कर लीजिए, पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे पृथ्वी पर उपस्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी समुद्री ऊंचाई सतह से इतना है। ठीक है, समुद्री ऊंचाई जो है सतह से कितना है, 8884। वैसे अगर पूछेगा कहीं कहीं देखिएगा आप 8848 देखिएगा, कहीं कहीं 8849, कहीं कहीं 8850 देखिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहीं पे एक है और एक चीज जानने वाली बात, सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई कितना है, 11022 ठीक है मीटर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं पृथ्वी का बदलता स्वरूप। देखिए वर्तमान समय में पृथ्वी का स्वरूप अपने प्रवर्ती स्वरूप से भिन्न है, साथ ही भविष्य में इसका स्वरूप वर्तमान से भिन्न रहेगा। इसलिए हो सकता है कि क्योंकि पृथ्वी का स्वरूप समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। जहाँ आज बहुत पहले टेथिस सागर था, वहाँ क्या है, हिमालय पर्वतमाला पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, चट्टान के बारे में देखते हैं। क्या है, पृथ्वी के पटल पर मिलने वाले कठोर से मुलायम पदार्थ को चट्टान कहा जाता है। इनसे ही पृथ्वी की रचना हुई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चट्टान मुख्यतः आग्नेय, अवसादी तथा केंद्रित तीन प्रकार के होते हैं। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, तीन, आग्नेय, अवसादी तथा केंद्रित। आग्नेय चट्टान का निर्माण जो है तप्त पिघलते मैग्मा के ठंडा होने से होता है। और जानते हैं अवसादी क्या, अवसादी क्या होता है, देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ एक सेकंड थोड़ा आप होल्ड कीजिए। अवसादी चट्टान का निर्माण जो है अपक्षय व अपर्दन से होता है। ठीक है, केंद्रित चट्टानों का निर्माण आग्नेय व अवसादी चट्टानों के ताप व दाब से होता है। संगमरमर एक क्या है, रूपांतरित चट्टान। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सब पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, ये सब बराबर पूछा जाता है। ठीक है, हाँ यहाँ तक क्लियर हो गया ना। और संगमरमर क्या है, एक रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, आगे हम चलते हैं ज्वालामुखी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ज्वालामुखी क्या है, जिसे वोल्कानो इंग्लिश में कहा जाता है। इसका तात्पर्य होता है उस छिद्र अथवा दरार में से है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। कौन से भाग से होता है, आंतरिक भाग से होता है, और जिसके माध्यम से तप्त गैस, तरल, लावा, राख, जलवाष्प आदि का निर्गम होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं
ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत मैग्मा के निकलने से लेकर धरातल या उसके अंदर विभिन्न रूपों में ठंडा होने की प्रक्रिया भी शामिल होती है। देखिए, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार निम्नलिखित है। सक्रिय लावा का उद्गार हमेशा होता है, प्रस्तुत लावा का उद्गार कभी कभी, मृत लावा का उद्गार कभी नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं भूकंप के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, भूकंप जो है भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था पर होने वाले उत्पन्न होता है। देखिए, भूगर्भ में जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे देखिए, ये सब काफी वीवीआई पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ से देखिए, यही पूछेगा उद्गम केंद्र किसको कहा जाता है। देखिए, भूगर्भ में जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। आगे देखिए, भूकंप के विस्तार क्षेत्र को भूकंप क्षेत्र कहा जाता है और भूकंप केंद्र के ऊपर का स्थान अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, जितना हम नोट करते जाते हैं लाइन बाय लाइन उसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव जो है अधिकेंद्र पर महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र से दूर जाने पर भूकंप का प्रभाव घटने लगता है। तो कौन से भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव अधिकेंद्र पर महसूस किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है तथा सिस्मोग्राफ से भूकंप का मापन किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ देखिए, बराबर पूछा जाता है भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। और यहाँ देखिए, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। किस कौन से स्केल पर, रिएक्टर स्केल पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं भू आकृति के बारे में, देखिए क्या है। चलिए अब डिस्कस करते हैं ये प्रमुख भू आकृति। ठीक है, देखिए यहाँ से पॉइंट से पॉइंट से डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए, ये जो आंतरिक कारक है जिसमें क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप, सुनामी आते हैं और इनकी उत्पत्ति जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से होती है तथा पृथ्वी के स्वरूप को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक होता है बाहरी कारक। ठीक है, चलिए ये सब पॉइंट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उसको हम देखते हैं। देखिए, आंतरिक कारकों को विरूपक कारक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जबकि बाहरी कारक को समतल स्थापक कारक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगला पॉइंट पे। हाँ, ये पॉइंट है नोट करने वाले, वीवीआई करके लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थल का एक संग्रह भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है, स्थल संधि। इसको आप वीवीआई करके नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, आगे चलते हैं। जल एवं पवन द्वारा निर्मित प्रमुख भू आकृति। पृथ्वी की आकृति के निर्माण में जल जो है प्रमुख कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से पॉइंट देखिए, यहाँ से नदी अपनी तीसरी अवस्था में निक्षेपण का कार्य करती है। इस अवस्था में गोखुर झील तथा डेल्टा की आकृति देखने को मिलती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से पॉइंट नोट करने वाली है। यहाँ से सुंदरबन जो है डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से बना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसी तरह मिस्र का डेल्टा जो है नील नदी से बना है। देखिए, ये सब पॉइंट नोट करने वाली है, इस सब पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। जैसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। साथ ही ये जो नियाग्रा जलप्रपात है ये कनाडा तथा अमेरिका की सीमा पर स्थित है। वो इसी तरह विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, एक पॉइंट ये भी नोट करने वाले हैं, हवाओं के द्वारा चीन में सबसे बड़े मैदान लोएस का निर्माण हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब चलते हैं मौसम में परिवर्तन। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हाँ देखिए, ये जो मौसम परिवर्तन होता है पृथ्वी पर वो किसके कारण होता है, परिक्रमण के कारण होता है। ये सब पूछ देता है। ठीक है, और ये भी नोट कर लीजिए अच्छे से। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होती है। जब नजदीक होती है उसे उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपसौर। और यही 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होते हैं उसे अपसौर कहा जाता है। इसको आप वीवीआई करके कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, एक चीज और इसमें होता है, विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात की अवधि बराबर होती है क्योंकि यह पृथ्वी के बीचों बीच स्थित होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे पॉइंट देखते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ देखिए, 21 मार्च तथा 23 सितंबर की स्थिति, इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है अतः सर्वत्र दिन तथा रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च को बसंत ऋतु तथा 23 सितंबर को शरद ऋतु कहा जाता है। आगे क्या सब है, अब है चंद्रमा। ठीक है, हर एक थ्योरी को आप जितना कहता हूँ उसको पॉइंट नोट करते चले और देखना एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, देखिए अब चंद्रमा के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। क्या है ये, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। यह पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और पृथ्वी, ये चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। औसत दूरी दिया गया है 3,84,365 किलोमीटर। और यहाँ देखिए, ये सब नोट करने वाली है। चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे तथा 43 मिनट में एक चक्कर लगाता है और चंद्रमा के घूर्णन के कारण ही उसका केवल एक भाग 57% ही दिखाई पड़ता है। और लास्ट पॉइंट नोट कर लीजिए ये वाला, चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत लिबनिट्ज जो कि 35,000 फीट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए आगे, अब ग्रहण के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या सब है। देखिए ग्रहण के बारे में, पृथ्वी तथा सूर्य की गति के कारण ग्रहण की स्थिति बनती है। यहाँ तक क्लियर हो गया है।
और देखिए ग्रहण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सूर्य ग्रहण, एक है चंद्र ग्रहण, ठीक है। ये दोनों आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ कोडिंग से याद रखिए, जब चंद्रमा जो है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य को उल्टा सोचिए। और जब पृथ्वी जो है सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बस आप लोग छोटे छोटे पॉइंट नोट करते चलिए। अब हम क्षुद्र ग्रह के बारे में बात करते हैं। देखिए क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में होता है। मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। और ये जो है 40,000 की संख्या में अनुमानित है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं उल्का पिंड के बारे में। ये जो है अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण है, ठीक है। सबसे पहले जानने की कोशिश कीजिए, ये जो उल्का पिंड एक तारा, टूटा हुआ तारा इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कारण क्या होता है, तेजी से पृथ्वी की ओर आता है और वायुमंडलीय घर्षण से चमकने लगता है, ठीक है। और ये पृथ्वी के मध्यमंडल भाग में आके पूरा जल जाता है, ठीक है। और शेष बचे भाग जो होता है वो उल्का पिंड कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे महाद्वीप के बारे में। देखिए ये जो महाद्वीप होते हैं वो कितने हैं, 7 है, ठीक है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है और एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले एशिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हाँ देखिए एशिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए एशिया है पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा, ये तो सभी को पता है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल भूभाग का 1/3 भाग पर विस्तृत है। कितने भाग पर, 1/3 भाग पर विस्तृत है, ठीक है। और ये जो है महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। और साथ में इसके अगले पॉइंट ये देखिए, कर्क रेखा इसी महाद्वीप से गुजरती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एशिया और यूरोप को विराल पर्वत तथा उसकी श्रेणियाँ अलग करती है। ये सबसे नोट करने वाली बात है। जो एशिया वो यूरोप के स्पर्श भूभाग को क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं यूरोप के बारे में, देखते हैं क्या सब है यूरोप के बारे में। देखिए यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। और यह जो है एशिया से काफ़ी छोटा है। ये सब नोट करने वाली बात नहीं है, नोट करनी यहाँ से। आर्कटिक वृत्त इस महाद्वीप से गुजरता है, ठीक है। और यह जो है तीनों दिशाओं से समुद्र से घिरा है। यूरोप की राइन घाटी और वास्चेज पर्वत के मुख्य उदाहरण। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अफ्रीका के बारे में। अच्छे से अगर थ्योरी क्लियर करके रहेंगे तो परीक्षा में इससे कितना भी घुमा क्वेश्चन पूछेगा आप लोग जवाब दे देंगे, ठीक है। देखिए अब हम चलते हैं अफ्रीका के बारे में। देखिए अफ्रीका जो है यहाँ से नोट करने वाली है, ठीक है। विषुवत रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। और यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, यह तीनों रेखा गुजरती है। इसको आप महाभिवीय करके लगा ही लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों गुजरती है, ठीक है। तो क्या होगा, अफ्रीका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इससे आगे, हम देखते हैं यहाँ देखिए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। और जो है एक है यहाँ देखिए, यह जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में बहती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अफ्रीका हो गया है। अब हम चलते हैं उत्तरी अमेरिका। क्या है, उत्तरी अमेरिका। देखिए यह जो है पृथ्वी पर स्थित तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यह जो है एक संकरे गलियारे से दक्षिण अमेरिका से जुड़ा है। यहाँ तक जिसे क्या कहा जाता है, इस्थमिस ऑफ पनामा कहते हैं, ठीक है। यह महाद्वीप जो है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। देखिए दक्षिणी अमेरिका है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, दक्षिणी अमेरिका क्या है। देखिए यह सबसे पहले ये जान लीजिए, यह जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और यहाँ नोट करने वाली बात यह है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो है इसी महाद्वीप के उत्तर दक्षिण दिशा में लंबवत रूप से स्थित है। और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी अफवाह वाली नदी अमेजन बहती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब छठे महाद्वीप की तरफ देखेंगे। देखिए क्या है, अब हम देखने की कोशिश करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देखिए ये पृथ्वी पर, देखिए यहाँ से भर भर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से पूछा जाता है। देखिए यह जो है पृथ्वी पर स्थित सबसे छोटा महाद्वीप है। और यह महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। यह सभी दिशाओं में सागर और महासागरों से घिरा है। और इसे महाद्वीप कर लीजिए, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अंटार्कटिका में, ठीक है। यह जो है पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है। और इस दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। देखिए यह जो है महाद्वीप, यहाँ से देखिए यह महाद्वीप जो है वर्ष भर बर्फ की मोटी चादरों से ढका रहता है। क्लियर हो गया। किससे ढका रहता है, मोटी चादरों से। इस पर कोई स्थायी मानव आवास नहीं है, लेकिन अनेक देशों के यहाँ शोध संसाधनों की स्थापना की गई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए भारत ने मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक शोध स्थापनाओं की स्थापना अंटार्कटिका में की है। इसको आप लोग नोट कीजिए। और इसके साथ ही अब हम चलेंगे अभ्यास पक्ष की तरफ, ठीक है। आंसर 2 का होगा 3, ठीक है। सूर्य के आंतरिक भाग को कोरोना कहते हैं। ये असत्य है, इसलिए ये सही होगा, वरना ये गलत होता है, ठीक है। क्योंकि ये बाहरी भाग को कोरोना कहा जाता है। अब चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ, देखते हैं। निम्नलिखित ग्रहों पर विचार कीजिए, शुक्र, बुध, अरुण। उपरोक्त में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। देखिए थ्योरी में हम क्लियर समझे थे, जो शुक्र और अरुण जो है कहाँ से परिक्रमा करता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो क्या होगा आंसर,
आंसर इसका होगा 3। ठीक है, 3 क्या होगा 3। चलिए हम चौथे नंबर प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या है चौथा नंबर प्रश्न। बृहस्पति ग्रह में तारा तथा ग्रह दोनों का गुण पाया जाता है, इसका कारण क्या है। हम पूरा क्लियर थ्योरी अगर आप अच्छे से देखे होंगे उसमें मेंशन था, जो उसमें क्या होता है रेडियो तरंगे उत्पन्न होती है, इसलिए क्या होता है ग्रह तारा का दोनों का गुण पाया जाता है। अब हम चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसमें पूछता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब असत्य है। देखिए ये सही नहीं है ना, ये पृथ्वी पर जीवन के विकास में सूर्य का योगदान बिल्कुल सही है, तो इसके अनुसार ये तो नहीं होगा। सूर्य के अंदर नाभ के विखंडन, नाभ के संलयन होता है, तो इसके अनुसार कौन सा होगा, तो 2 होगा। 5 क्या होगा 2। अगर आप थ्योरी अच्छे से देखे होंगे तो आप इसका जवाब अच्छे से दिए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सामूहिक आंतरिक ग्रह है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब हम डायरेक्ट थ्योरी पर चलते हैं। देखिए यहाँ देखिए, ठीक है यहाँ से देखिए, बुध शुक्र पृथ्वी तथा मंगल को क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है, तथा बृहस्पति शनि अरुण तथा वरुण को क्या कहा जाता है, बाहरी ग्रह कहा जाता है। ठीक है ना, थ्योरी के अनुसार। तो आप आराम से वहाँ ऑप्शन क्वेश्चन चलते, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंतरिक पूछ रहा है ना, क्या होगा बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। ठीक है, और बाहरीतम होगा तो शनि वरुण अरुण पृथ्वी शुक्र मंगल तथा बुध। ठीक है, बाहरी ग्रह कौन कौन सा है, देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। बृहस्पति, ये शनि नहीं, ये नहीं होगा, एक सेकंड के, बृहस्पति शनि और अरुण और वरुण, तो ये होगा बाहरी वाला। ठीक है, ये हुआ आंतरिक, ये हुआ आंतरिक, ये हुआ बाह्यतम वाला। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब 7 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। देखिए यहाँ पूछ रहा है कौन सा, यहाँ देखिए निम्न में से कौन सा युगल ग्रहों के द्रव्यमान का अवरोही क्रम होता है, घटते क्रम। ठीक है, अवरोही, देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, शनि होगा, उसके बाद वरुण, उसके बाद अरुण। तो बृहस्पति शनि कहाँ है, वरुण और अरुण। ठीक है, ये क्या होगा, ये भी थ्योरी में अगर डायरेक्ट आप देखिएगा, जो ग्रह वाले सेक्शन में आप देखिएगा तो आराम से वहाँ नीचे मेंशन था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा ग्रह पानी में तैर सकता है मेरे प्यारे साथियों। देखिए ये होगा शनि, क्योंकि इसका घनत्व जो है पानी से कम होता है। ठीक है, आप सेक्शन वाले जब शनि वाले थ्योरी में थे, आप वहाँ देखिएगा इसका घनत्व कम होता है पानी से, इसलिए क्या होता है ये पानी पर तैर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन शुक्र ग्रह के विषय में सही नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या क्या है। देखिए इसका क्या होगा, यहाँ सही नहीं पूछ रहा है ना, तो हम देखते हैं शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अनुसार ये गलत है। इसे पृथ्वी की बहन, ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो ये भी गलत है। सूर्य तथा चंद्रमा के बाद यह पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा चमकीला। आप थ्योरी वाले सेक्शन में देखे होंगे तो ये तीनों ऑप्शन जो है इसमें है, लेकिन यहाँ नहीं पूछ रहा है ना। शुक्र ग्रह का अपना कोई, यहाँ देखिए, हाँ शुक्र ग्रह का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, लेकिन वहाँ हम क्या पढ़ रहे थे, शुक्र ग्रह के पास वायुमंडल है, अपना वायुमंडल है, तो इसलिए क्या होगा 9 का ए होगा। ठीक है, 9 का क्या होगा ए। अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर देखते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर देता। ठीक है, 10 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। फोबोस तथा डिमोस मंगल ग्रह के ऊपर है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ नहीं पूछ रहा है ना। निक्स ओलंपिया पर्वत बृहस्पति पर अवस्थित है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि निक्स ओलंपिया अगर आप मंगल वाले थ्योरी पर देखे होंगे तो आपको दिखा होगा निक्स ओलंपिया जो है मंगल ग्रह पे उपस्थित है। ठीक है, तो ये क्या होगा 10 का 2 आंसर होगा। और गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, ये भी सही है, तो क्या होगा इसका 10 का 2। तो ये सब इसके अनुसार कट गया, तो बच्चा को 2। अब 11 नंबर पर चलते हैं। 11 नंबर क्या कहता है देखते हैं। निम्न में से किस ग्रह को ध्रुवीय क्षेत्र में सर्वाधिक ताप तथा प्रकाश की प्राप्ति होती है। आगे देखिए इसका होगा अरुण, क्योंकि अगर आप थ्योरी देखे होंगे तो वहाँ साफ साफ मेंशन था ध्रुवीय प्रदेश में से सूर्य से सर्वाधिक ताप तथा प्रकाश की प्राप्ति होती है। अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। इसके बाद इसका प्रीवियस ईयर भी देखेंगे। देखिए 12 नंबर क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 12 नंबर प्रश्न में क्या कहता है देखते हैं। उपसर्ग जो है 4 जुलाई को होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उपसर्ग जो है 3 जनवरी को होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसमें क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होते हैं। ठीक है, उपसर्ग में, और ये 3 जनवरी को होता है। यहाँ देखते हैं अपसर्ग 3 जनवरी को नहीं 4 जुलाई को होता है। इसमें क्या होता है, पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है। ये दोनों का ठीक है, और उपयुक्त ये तो नहीं होगा, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ, देखते हैं ज्वालामुखी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है। ज्वालामुखी के संबंध पृथ्वी का आंतरिक भाग, बिल्कुल सही है, यहाँ सही नहीं पूछ रहा है ना। तो ये देखिए आगे है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो सही है ना। अब सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को 2 भागों नहीं 2 भाग नहीं 3 भागों में बांटा गया। इसके अनुसार क्या होगा 13 का 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 13 क्या होगा 2 होगा। ठीक, अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए ये जो है सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। हाँ क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है। चलिए देखते हैं
क्या क्या है, इस मंडल में खनिज संपदा पाई जाती है, बिल्कुल सही है। यहाँ नहीं पूछ रहा है ना, तो इसके अनुसार ये गलत होगा। पहाड़ पठार और घाटियां मिलकर स्थलमंडल का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अनुसार गलत है। पृथ्वी का 97% जल स्थलमंडल पाया जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ नहीं पूछ रहे। तीनों कट गया, बचा कौन, ये। तो 14 क्या होगा, 14 का ये आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि स्थल का अर्थ महासागर की सतह बंद पाई जाती है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो 14 क्या होगा, 1 होगा। अगर आप अच्छे से थ्योरी देखे होंगे तो पूरा सवाल सॉल्व कर पाए होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है, ठीक है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में कीजिए, क्या होगा, 15 का गैसीय ग्रह कहलाता है समूह, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। अब दिखाई दे रहा है ना, अब दिखाई दे रहा है, देखते हैं क्या है। नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ABCD तथा E पृथ्वी पर स्थितियां हैं। कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज्यादा घंटों तक रहेगा। यहाँ इसका आंसर क्या होगा, डी। क्या होगा, डी, इस पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे, जो कि नवंबर 2012 में पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। देखिए इसका आंसर होगा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। देखिए अब थ्योरी हम देखते हैं, तो थ्योरी के अनुसार पूछता है कि नहीं पूछता है, डायरेक्ट हम थ्योरी पे चलते हैं। देखिए यहाँ देखिए थ्योरी में था ना, पृथ्वी पर कर्क वो विषुवत वृत्त के मध्य जो है सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर चमकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, इसलिए हम बोले थे थ्योरी को अच्छे से क्लियर कीजिए, ठीक है। अब डायरेक्ट उसके बाद प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 18 नंबर क्या है, जो थ्योरी इससे पहले जो थ्योरी देखी थी उसी के नीचे वाले लाइन में था, जो विषुवत के दिन सूर्य की सीधी रेखा किरणें पड़ती आई थी विषुवत वृत्त पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका क्या होगा, 18 का 2 होगा, ठीक है। वहीं इससे पहले जो थ्योरी किए थे उसके नीचे में मेंशन है, अब देख लीजिए आराम से, ठीक है। आगे चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। देखिए अगर आप पृथ्वी वाले सेक्शन पढ़े होंगे थ्योरी में, तो वहाँ देखिएगा मेंशन है पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। अगर आप लोग थ्योरी किए होंगे तो यहाँ देखिए कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ क्या क्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देख बार चेक करते हैं। पृथ्वी के अक्ष की वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से इतना डिग्री के कोण बनाती है। पृथ्वी वाले सेक्शन में आप आराम से देखे होंगे पृथ्वी का एक अक्ष वास्तविक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इसका कमेंट आप लोग देना दीजिए, ठीक है। कमेंट ऐसे दीजिए जो 20 का कितना आंसर होगा। और ये जो है सीटेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत आसान है। आप लोग थ्योरी अगर अच्छे से देखे होंगे तो आप थ्योरी जाकर देखिए और वहाँ से इसका जवाब कमेंट में कीजिए, ठीक है। अब हम 21 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं क्लियर दिख रही है तो वहाँ सेटिंग में जाकर क्लियर कर लीजिए, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका क्या कारण है। अगर आप थ्योरी देखे होंगे तो आप जाइए मौसम में परिवर्तन वाले में, लास्ट पॉइंट देखिएगा जहाँ पे है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं है, ठीक है। थ्योरी में जाइए आप देखिए, इसका 1 होगा। 22 नंबर प्रश्न चलते हैं। पृथ्वी को भू आभ के रूप में वर्णित किया जाता है, ठीक है। देखिए इसका आंसर होगा पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ठीक है। तो 22 कितना हुआ, सी। अब हम लास्ट अभी 23 प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। भू परपट्टी में वो स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंग आरंभ होती है। देखिए जो कि सितंबर 2015 में पूछा गया था, बोले थे ना वो चैप्टर आप एकदम वो थ्योरी एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर आप भूकंप वाले थ्योरी अच्छे से देखे होंगे तो क्या कहा जाता है, आरंभ होती है जहाँ से उसको उद्गम केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्गम केंद्र, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की तरफ। एक सेकंड थोड़ा होल्ड कीजिए, थोड़ा चार्जिंग खत्म होने वाला है। अब कितना परसेंट बच गया है, थोड़ा परसेंट रुकिए, एक सेकंड चार्ज कर लेते हैं। देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन का परिभाषा है। देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगा समय पृथ्वी दिन कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की तरफ। एडुसेट से क्या अभिप्राय है। यह जो है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की तरफ, जो कि सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया है। स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, क्या कहलाता है। देखिए इससे पहले आप थ्योरी में अच्छे से करवा दिए थे, ठीक है। अगर आप थ्योरी अच्छे से देखे होंगे तो इसका जवाब कमेंट में कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की तरफ। दिख रहा है ना, जो कि सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया है, ठीक है। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है, ठीक है। देखिए इसका आंसर होगा पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना, जैसे क्या होता है ऋतुएं, ठीक है। अब हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की तरफ। अगर आप अच्छे से थ्योरी किए होंगे, देखिए डायरेक्ट पूछता है वो जो पढ़ाए थे। दिए गए लक्ष्यों ए तथा बी के आधार पर महाद्वीपों की पहचान कीजिए। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। देखिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया वाले थ्योरी अच्छे से पढ़े होंगे तो आराम से आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। थ्योरी में पूरा मेंशन था। अब चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की तरफ।
जो कि सीटेड जनवरी 2021 में पूछा गया है। देखिए क्या है, सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, देखिए ये हम आराम से थ्योरी वाले भाग में, अगर आप सूर्य वाले थ्योरी अच्छे से क्लियर किए होंगे तो आप आराम से उसका जवाब दे सकते हैं। क्योंकि ग्रह का अगर ये सब, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। आगे चलते हैं। हाँ देखिए ये सही होगा। ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 30 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। टोटल कितना प्रश्न एक बार देख लेते हैं। टोटल 32 है, बस हो ही गया। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है? तो इसका 30 का क्या होगा, आप इसका जवाब दीजिए कमेंट में। ठीक है, 30 का क्या होगा। अब 31 नंबर प्रश्न चलते हैं, देखते हैं क्या है। थोड़ा छोटा कर देते हैं ये, चलिए उसके बाद ऑप्शन देख लेंगे क्या है। निम्नलिखित में विचार कीजिए। एक है आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा में से ध्रुवों की ओर घटती है। दूसरा है पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से इतना डिग्री का कोण बनाता है जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले आतपन की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? देखिए ये जो है ये क्या है, ये इसका चौथा ऑप्शन होगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब 32 नंबर लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्या है देखते हैं। निम्नलिखित कथनों विचार करिए। रेगिस्तान में रातें गर्म होती है, रेत और चट्टानें गर्मी उत्सर्जित करती है, तापमान बढ़ाती है।